देखो देखो इस पागल को, छोटे भैया सबसे बदमाश, किसी की नकल करने में नंबर 1। हो करते हुए मुझे चिढ़ाते हुए बोले, अले अले बोलना मेली चिलियाँ, मेली दंतोलानी, इसीलिए तो तेले भी दांत बाहर निकले हुए हैं चिलिया के चोंच जैसे। मैं फपक फपक कर रो पड़ी। मैं रोई जा रही थी और मेरे भाई बहन पेट पकड़कर हंसते जा रहे थे। तब तक सल्लो जीजी आ गई। मुझे रोता देख उनका मन पिघला। आगे बढ़कर पुचकारा, फुसलाया। मैं जरा से स्नेह से तुरंत चुप भी हो जाती थी। जीजी कितनी अच्छी है। फिर याद आया, महीने भर में जीजी की शादी होने वाली है। मेरी सबसे प्यारी बहन सल्लो बाई चली जाएगी। मेरी आंखें फिर भर आई। जोरों की तैयारियां चल रही थी। वह धर्मशाला मुझे अब भी याद है। सारा परिवार, बाबूजी के 5 भाई, दादी जिंदा थी तब तक। मुझे चौक में और सीढ़ियों के कोने में ठंडक के लिए बिछाई गई बर्फ की रंगीन सिल्लियां अभी तक याद है। सब सिल्लियों में भीतर तरह तरह के फल लगाए गए थे। किसी में आम दिख रहे थे, किसी में फाल से। बाद में बुल्ली ने मुझसे कहा, ये सब फल नकली है, मोम के बने हुए, सजावट के लिए रखे गए हैं। बाई का ब्याह गर्मियों का था, 1949 का साल। बाबूजी की कमाई जोरों पर थी। दिल खोलकर उन्होंने खर्चा किया। समधियाने से सल्लो जीजी के लिए जो गहना आया उसे देखकर ताई चाचियों की आंखें खुली रह गई थी। हीरे ही हीरा, हीरा ही हीरा था। पहली बार गुप्ता परिवार में बेटी की ससुराल में हीरे आया था। नानी जी बहुत खुश हुई। माँ बड़ी बाई से कह रही थी, ताई की तो आदत है जलने कुहरने की। जटिया जैसे घराना खोज लाए ना अपनी बेटी के लिए। बाबूजी अपने भाइयों में सबसे अलग चमकते थे। उनका रुआब भी अलग था। बालीगंज के अलग पौस मकान में हम लोग रहते थे। मेरा जन्म भी इसी मकान में हुआ था। दाई माँ बोला करती थी, माँ का जापा डॉक्टर अमृता कौर ने कराया था। डॉक्टर अमृता कौर ने मुझे देखते ही दाई माँ से कहा, तुम ही जाकर सेठ जी से कहो कि लड़की हुआ है। हम बोलेंगे तो हमारा प्रैक्टिस खराब हो जाएगा। सब कहेंगे डॉक्टर अमृता से जापा करवाने से लड़की होती है। दाई माँ के बाहर निकलते ही दादी से पूछा, क्या हो यो? लड़की हुई है माँ जी। कार्तिक की नवमी में घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। आ परी ऊपर से भाया सांवर। अभी तो 2 को ब्याह बाकी है, या तीसरी और तैयार हो गई। तेरे तो खर्चों ही खर्चों है। बाबूजी सर झुकाकर बोले, हाँ माँ, सब अपना अपना भाग्य लेकर आती है, जैसी राम जी की मर्जी। हे राम जी, 4 बेटियां आ पड़ी, कट बेटा पड़िया है। ठीक है माँ, चोखो भाया, मौतो जाए सोने, आधी रात से ऊपर होगी। दादी माँ के कमरे में झांकने भी नहीं गई। हाँ, अमृता कौर मुझे दाई माँ की गोद में देकर चली गई। बड़ी बाई अम्मा के सिरोने जाकर बैठी। सुमित्रा, अपने बाबूजी को खाना खिला दे बेटा, सुबह से भूखा है। अम्मा की निराशा उसके रोम रोम में उतर गई थी। पलंग से नीचे पैर रखने में उन्हें 3 महीने लगे। इधर सल्लो जीजी की शादी थी। अम्मा पलंग पर ही परे परे ऑर्डर देती रहती। सारी तैयारी सुमित्रा बाई ने की। खैर जन्म के बाद से मैंने अम्मा को कभी स्वस्थ देखा ही नहीं। मुझे कभी अम्मा की गोद की याद भी नहीं आती। ना मालूम क्यों शुरू से ही अम्मा को मुझसे चीड़ थी, या फिर यह घोर निराशा की एक प्रतिक्रिया थी जिसे वे मुझ पर आरोपित कर रही थी। मुझे दाई माँ ने ही पाला पोसा। अपने 30 साल के भोला को छोड़कर वह विधवा औरत भूख और गरीबी कब तक झेलती। नानी जी के यहाँ जो दाई काम करती थी, वह रिश्ते में दाई माँ की फूफी सास लगती थी। दाई माँ को उसी ने अम्मा के पास रखवा दिया। मुझे गोद में लेते ही दाई माँ के स्तनों में दूध उतर आया था। मेरा रंग सांवला था, पर सेहत अच्छी थी, और उस पर से दाई माँ का लालन पोषण, वही मेरा सर्वस्व थी। मैं उसका पल्ला 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती। वह बेचारी बाथरूम भी जाती तो मेरा रोना शुरू हो जाता। मेरे लिए माँ यानी दाई माँ। मुझे अपनी माँ की ना गोद याद है, ना उसका कोई स्पर्श। मेरा नाम ही था दाई माँ की बेटी। वैसी ही काली सुमित्रा बाई मुझे पगा बछेरी कहती है। बड़े से हॉल को मैं 4 छलांग में ही वहाँ से वहाँ पार कर जाती।
मेरा एक और नामकरण हुआ, मिलिट्री घोड़ा। मेरी सेहत अच्छी थी और माँ की लाडली सरोज उतनी ही रोगली थी। हाँ, वह घटना मुझे याद है। इतने वर्षों बाद मानस के किसी कोने में ज्यों की त्यों धूड़ी धरी हुई सी कुछ स्मृतियों पर काल का असर नहीं, क्यों नहीं होता उनका क्षय। मैं बरामदे में बैठी खेल रही थी। बाबूजी मुझे गोद में लेकर अम्मा की बगल में लिटा गए। मुझे अम्मा का चिल्लाना याद आ रहा है, ओह ओह, एक तो मैं ऐसे ही मरी जा रही हूँ और दूसरा इसे और मेरी छाती पर लाद लाए। अम्मा की क्रिश्चियन नर्स राधा वहीं खड़ी थी। ए राधा, जा पटक कर आ इसे चमड़िया माई के पास। तू भी विजयी की माँ इस लड़की से इतनी क्यों चिढ़ती है? बाबूजी की आहत आवाज़ थी। क्या करूं, मुझे नहीं सुहाती है। जब से जन्मी है मेरा तो शरीर ही टूट गया है। खाट पकड़ ली मैंने। बाबूजी ने मुझे गोद में उठाते हुए कहा, मेरी तो यह लक्ष्मी बेटी है। जब से जन्मी है पैसा ही पैसा बरस रहा है। देखो, अपने घर के मकान में यह पहला बच्चा जन्मा है, तो क्या करूं, मेरे से तो नहीं संभलती। अम्मा का वह कर्कश स्वर न जाने क्यों आज भी कानों में बजता रहता है। ले जाओ इसे, ले जाओ, पटको इसकी दाई माँ के पास। बाबूजी के पास एक कनकटा ज्योतिष आया था। उसने बाबूजी से कहा, यह लड़की नाम करेगी, बहुत मेधावी होगी। अम्मा ने सुना तो कहा, कर चुकी नाम। भाटा पत्थर तो है, मुंह में बोली तो है नहीं। जिसका मन हो मार जाता है, जिसका मन हो चोटी खींच लेता है। बात ही सही है। सरोज को मजाले कोई छेड़ दे या भैया लोग जरा सा गाल भी छू दे, वह रोना, वह चिल्लाना कि अरे बाप रे, सारा घर साम जाता। जब तक कि बाबूजी शाम को घर नहीं आ जाते और अपराधी को सज़ा नहीं मिल जाती, वह एक घूंट पानी भी नहीं पीती। और एक मैं थी। बुल्ली तो खैर बराबर का था, मारपीट कर लेता, मगर छोटे भैया सदा के उत्पाती। सिवाय हम चारों छोटे भाइयों को सताने के खाली वक्त में उनके पास कोई और काम भी नहीं रहता। बाबूजी के लाडले भी वे बहुत थे। सरोज से वे भी डरते थे कि अभी सारा घर पर सर ऊपर उठा ना ले। नीलू कोमल थी और माँ की लाडली दुहिता। बुल्ली उनका मर्यादा था, अतः आधा घंटा मुर्गा बनाकर भैया मुझे भी खड़ा कर देते थे। मैं सोई रहती और चोटी का फीता पीछे खिड़की के ग्रिल से बांधकर भैया चल देते। नींद से उठते ही चीख पुकार, अरे दाई माँ, देखो मेरी चोटी बंधी हुई है। भैया मजे से टेबल पर पैर रखे किताब पढ़ रहे होते। रो और रो, तेरी दाई माँ को तो नहाने गई है। भैया खोल दो भैया, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। जो बोलेगा मैं वही करूँगा, ठीक तो? हाँ भैया, प्रॉमिस। तब चलो मेरे साथ छत पर। भैया के पीछे पीछे छत पर तमाशा बिनों में सरोज और बुल्ली। छोटे भैया ने दोनों हाथों से मुझे उठाया और पानी से भरे हौज में डाला। मैं निकलने की कोशिश करूं, ऊपर से फिर दाब दिया जाए। बुल्ली और सरोज हंसे जा रहे हैं, तालियां बज रही और नाटक के चरम पर दाई माँ आ पहुंचे। हाय हाय रे, हमार बिटिया को मारोगे क्या? अरे अजय बाबू, आज हम मालिक के बोले बिना नहीं मानब। तुम सब बड़े अत्याचारी होते जा रहे हो। दाई माँ की डांट से सब रफू चक्कर। दाई माँ ने उल्टी लिटाकर पेट से पानी निकाला, तब जाकर सांस लौटी। मुझे भीगे कपड़े में गोद में लिए दाई माँ रोई जा रही थी। का जाने काहे सब बिटिया के पीछे लगत रहत है। उस सरोज बाई और बुल्ली बाई को कोई नहीं छेड़त। सारा दोस्त तो बहू जी का है। कहाँ से प्यार करिए, खाट पकड़ कर रह ले। बेटा के बदले बेटी जो हो गई। दाई माँ हमें कोई प्यार नहीं करता, खाली तुम और बाबूजी तो देवता मने, उनका बात कौन बराबरी। पर तुम भी तो इतनी अच्छी हो दाई माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना दाई माँ? राधा कह रही थी। तुम अगले सोमवार को देश जाओगी, तुम्हारे बिना मुझे कौन दूध पिलाएगा, कौन खाना खिलाएगा दाई माँ? दाई माँ ने एक ठंडी सांस भरकर मुझसे कलेजे से लगा लिया था। मैं स्कूल से लौटी थी। बुल्ली सीढ़ी पर ही खड़ी थी। तालियां बजाता वो बोली, तेरी दाई माँ नहीं है, तेरी दाई माँ चली गई। हरिया, मेरी दाई माँ कहाँ है? प्रिया बाई, तुहार दाई माँ देश गई। मेरी आंखों से आंसुओं की
टप टप गिरती बूंद, फिर जोरों से बरसात। हिचकियां बंद गई। दूध का गिलास उठाकर हरिया के ऊपर फेंक दिया। राधा आई, उसके गाल पर दनादन चपट, भयंकर क्रोध, एकदम रौद्र रूप। मेरी दाई माँ कहाँ है? मेरी दाई माँ को बुलाओ। मेरा इतना गुस्सा और जिद कभी किसी ने नहीं देखा था। दाई माँ बेचारी 7 बरस बाद अपने घर जा सकी थी। उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे। यूं घर में खचिया भर दाई नौकर थे। रसोईया यानी गोविंद महाराज, नथुनी सिंह दरबान बलिया जिले का, पहाड़िया राम सिंह ड्राइवर, कालू राम जी मुनीम और नौकर, एक नर्स, एक आया। कुल मिलाकर 14 जनों का स्टाफ। दक्षिण कलकत्ते की शानदार कोठरियों में हम लोगों की भी एक कोठरी। आधुनिक मरवाड़ियों का परिवार इसी अंचल में आकर बसता जा रहा था। मकान ऐसा सुंदर कि लोग देखने आते। उस वक्त हम, हमारे चाचा, ताऊ, सारा गुप्ता परिवार बड़े बाजार वाली पुरानी कोठी में रहते थे। नानी का घर भी बड़ा बाजार में था, हैरिसन रोड के पास। सरोज तो बड़ा बाजार जाने के नाम से कतराती। अम्मा, हम नहीं जाएंगे, वहाँ बाथरूम सरता है। बड़े बाजार वाले पुराने मकान में बीच में बड़ा सा चौक, चारों ओर कमरे बने हुए थे और बाथरूम आदि कॉमन। चौका 4 तल्ले ऊपर छत पर। बस चाचियों के पास एक एक कमरा था, उसी में सोना उठना बैठना 4-5 बच्चे के साथ। हाँ, तो उस दिन शाम को 7 बजे बाबूजी ऑफिस से आए। मैंने दोपहर 3 बजे से पानी का घूंट तक नहीं पिया था। अम्मा ने गुस्सा से 2 तमाचा भी लगाए थे। मैं मुंह घुमाकर बैठ गई थी। मर जाकर उसी चमरिया की माँ के पास, चंडाल कहीं की, जैसे मेरे पेट से तो पैदा ही नहीं हुए। आने दो अब की चमरिया माई को देश से, मैं खबर लेती हूँ उसकी, बिगाड़ कर रख दिया है। चलो बेटा खाना खाओ, बाबूजी ने कहा। मैंने हिचकियों में कहा, बाबूजी, दाई माँ? हाँ बेटा, बुलवाते हैं तेरी दाई माँ को। नथुनी सिंह, नथुनी बाबूजी का बलिया जिले का खास दरबार था। सुनो, अभी रात को गाड़ी पकड़ो और दाई माँ को लेकर आओ, और हाँ, चमरिया को भी लेते आना। कहना हम यहाँ इलाज कराएंगे। अम्मा से कहा, देखिए दरवानी जी, कोई छूत की बीमारी हो तो उसको वहाँ रहने दीजिएगा। अम्मा, चमरिया के बिना दाई माँ कैसे आएगी? चुप रह मरनो जोगी, मेरी जान खा गई है सब तब से। अम्मा की आवाज़ की करक में मैं सहम कर चुप हो गई थी, पर बड़ी कातर दृष्टि से बाबूजी की ओर देखती हुई उनका कुर्ता पकड़े रहती थी। खैर, चौथे दिन दाई माँ चमेलिया को लेकर आई। उसे निमोनिया का बुखार था, टीबी नहीं निकली। फैमिली डॉक्टर गोंगली ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, पेनिसिलिन के इंजेक्शन से ठीक हो जाएगी। चमेलिया की उम्र बड़ी जीजी से कुछ ज़्यादा थी। दाई माँ के एक ही बेटी चमेलिया थी और बाकी 3 लड़के, छेदी, मंगल और भोला। भोला 10 बरस का था। मुझे देखते ही दाई माँ ने छाती से लगा लिया। मेरा सारा शरीर बुखार से तप रहा था। डॉक्टर गोंगली ने बाबूजी से कहा, गुप्ता साहब, आर माँ तो यही मेय मानुस ओके आर जेते देवे ना जेठानी जीर तो शरीर भालो थाके ना, ए निरी में के आर के देखबे। अम्मा सच में बीमार रहती थी। मैं उन्हें आजीवन पलंग पर लेटे या गद्दे पर अध लेटे या कुर्सी पर बैठे हुए ही देखा सुना। मेरे पैदा होने के बाद 3 महीने तक ब्लीडिंग होती रही थी, बंद ही ना हो। उन दिनों शायद यूट्रेस निकालकर जोखिम का ऑपरेशन माना जाता था। अम्मा परेशान ना हो, इसलिए हर बच्चे के पीछे एक नौकर आया। हरिया के जिम्मे था बच्चों का खाना पीना संभालना। राधा अम्मा के अलावा सरोज और नीलू को भी संभाल लेती थी। बच्चों के जरा से शोर से अम्मा बेहोश हो जाती। अम्मा को सारी कसक शायद इसी बात की थी कि एक बेटा और नहीं हुआ। वो बड़े घर की बेटी थी। नाना खानदानी रईस, कोल किंग माने जाते। अम्मा का शरीर और मिजाज दोनों ही रईसाना। बाबूजी अम्मा पर जान छिड़कते थे। डॉक्टर गोंगली, विजयी की माँ को यदि कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे इन बच्चों को संभालूंगा? कोई उपाय कीजिए।
बड़े से बड़े डॉक्टर आते रहते। महीनों अंग्रेज डॉक्टर वाटकिंग और नलिनी रंजन दत्ता का इलाज चला, कोई फायदा नहीं। महीने में 20-20 दिन ब्लीडिंग होती रहती। आखिर में आए थे डॉक्टर विद्याचंद्र राय, जो बंगाल के मुख्यमंत्री भी थे। विधान बाबू के आने पर सारे घर को ऑर्डर हुआ था, लाइसेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। विधान बाबू अम्मा की नब्ज पकड़े, 5 मिनट तक सोचते रहे, फिर कहा रेडियन थेरेपी दी जाए। दादी ने कहा सांवर भाया, तेरा तो सारा रुपया लुगाई के ऊपर खर्च होवे जाव, मैं भी तो साथ साथ पैदा किया, एक ही ज़्यादा नखरो है, तू जितो सहारगो बितो ही या नखरालनी नार तने नचावेगी। अम्मा तो सुनकर आग हो गई। अब वे कभी दादी के घर जाती ही नहीं। जिस दिन त्यौहार आदि पर जाना पड़े, आकर 15 दिन खाट ही पकड़ ले। विधान बाबू की रेडियम थेरेपी काम कर गई थी, ब्लीडिंग बंद हो गया, मगर अब अम्मा के टांसिल बढ़ गए थे। इसी बीच भैया की शादी तय हो गई। बाबूजी के जिगरी दोस्त बालूराम जी केडिया के भाई की बेटी से। एक दिन सुबह सुबह बालू ताऊ जी हमारे घर आए, जाड़े के दिन थे। 12 गद्दी वाले कमरे में बादाम का हलवा खाते खाते बोले, भैया सांवर अपने दोस्त हैं, दोस्ती के संबंध को स्थायित्व देना चाहता है। वह कैसे? देख, तेरा तो बेटा है और मेरी भतीजी रघु की बेटी है। रुपया मैं पूरा गिनकर 2 लाख रख दूंगा, पर तुम कहाँ? तुम हाँ करो बालू, जरा सोचने दो, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, तुमको कोई ऑफिस भेजनी है? घर सारू लड़की है। कहते हुए बालूराम जी ने अपना पगड़ी बाबूजी के पैरों पर रख दी। बाबूजी चुप हो गए। अब क्या पूछते? हम सब लोग विक्टोरिया मेमोरियल के पीछे वाले गेट में होने वाली भाभी को देखने गए। साथ में अम्मा ले गई डॉक्टर गोंगली को, अम्मा के हमदर्द दोस्त, सबसे बड़े साइकोथेरेपिस्ट, हर घरेलू मसले में सलाहकार डॉक्टर गोंगली भी थे, जिनके बड़े भाई अमला गोंगली बाबूजी के सॉलिसिटर थे। गोंगली बाबू भी घराने के आदमी। अम्मा के अनुसार वक्त जरूरत पर 3 ही आदमी काम आते हैं, पुलिस, वकील और डॉक्टर। गोंगली परिवार के बड़े बेटे अमल बाबू पुलिस में ऊंचे ओहदे पर थे। दूसरे नंबर अनिल बाबू वकील, तीसरे नंबर आशीष बाबू डॉक्टर और चौथा नंबर उदयन, जो किच्छु कोरेना सुधु गान करे आर कविता लेखे। भाभी को देखकर अम्मा ने डॉक्टर गोंगली से पूछा, गोंगली बाबू, लड़की थोड़ी कमजोर नहीं लग रही है क्या? अरे नहीं सेठानी जी, शादी के बाद तो आप सब लोगन ही मोटा हो जाए। रंग सांवला है गोंगली बाबू। वो तो सांवला माँ का रंग भी कालो। हम बंगाली लोग चोख नाक देखत, सफ़ेद मैदा का बस्ता नहीं। बड़े भैया शौकीन मिजाज के, देखने में खूबसूरत, उस जमाने में ग्रेजुएट। बाबूजी समझ रहे थे कि बेटे के लायक बहू नहीं आ रही, पर दोस्तों की आन कैसे तोड़े। मामा जी ने पूछा, भाई लड़का राजी है ना? हाँ, अम्मा का उत्तर था। तब अपने को क्या करना? आप तो जीजाजी कभी व्यवहारिक नहीं रहे। अभी सरला के ब्याह पर इतना खर्चा हुआ है, अगर मोटा आसामी है बिरनी पर बाद में अपने अंग्रेज गवर्नेंस रख देंगे, पढ़ लिख लेगी, पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी। यदि आखिरी तक बाबूजी को समझ में आ गया। ठीक ही तो कह रहे हैं जय कुमार, 15 वर्ष की बच्ची तो है, पढ़ा लिखा स्मार्ट बनाई जा सकती है। सरला बाई को सास ने मैट्रिक की परीक्षा नहीं देने दी थी। उस जमाने में बेटी को सास पर बोलने का हक नहीं था। बाबूजी चुप लगा गए। बाबूजी मेरे और सरोज के लिए प्राय कहा करते, देखना अजय की माँ, मैं अपनी तोता मैना को बहुत पढ़ाऊंगा। बाबूजी खुद 4वीं क्लास पास थे, पर फर्राटे से ऐसी अंग्रेजी बोलते कि कोई क्या बोले। जीनियस व्यक्ति थे, मगर अम्मा अपने को बाबूजी से ज़्यादा बुद्धिमान मानती थी, ज़्यादा पोलिस और सोफियाना। आखिर नाना कोल किंग जो थे। नानी के घर के चौक में चांदी की सिल्लियाँ रखी रहती थी। मामा
अकेले बेटे थे, बाकी और 4 मामा ताऊ चाचा के लड़के थे, मगर अम्मा की सभी भाभियां 5 हीरो वाली थी, जबकि गुप्ता परिवार में पहला 5 हीरे वाला अम्मा ने पहना। फिर सल्लो जीजी के पास तो साबुत हीरो की नेकलेस भी थी। बड़े भैया की शादी धूमधाम से हुई। 15 दिन तक उत्सव चला। बाबूजी ने दिल खोल कर खर्च किया, खूब दान धर्म किया, हर नौकर के गांव का कर्ज चुकाया। मुझसे कहा, तेरी दाई माँ को क्या दे बिटिया? सोने की चैन और कंगन। राधा नर्स जल उठी थी। उफ, चमेलिया की माँ सोना पहनेगी? मछली ना कुछरी दीवार पर उछरी, मछली ना कुछरी दीवार पर उछरी। पर दाई माँ को तो 2 भर की चैन और 3 भर का एक जोड़ा कंगन मिला। मैं खुश। दाई माँ, तुम भी राधा की तरह लाल पगड़ी पहनकर बारात में चलना। हे राम राम, ई बात हमार लिए जिन बोल बिटिया। हम विधवा मानुस, आज हमार भतार होत एक ठंडी सांस। मुझे लगा मैं कुछ गलत बोल गई हूँ। भाभी जी आई। उनके आने के बाद से बड़े भैया बीमार रहने लगे। जितना आज मुझे समझ में आ रहा है, मन लायक पत्नी ना मिलने का उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। लेकिन अम्मा का कहना था कि ताई ने फेरे के वक्त उन पर जो रुपया वारा था उससे कुछ टोटका किया था। बाबूजी बड़े दुखी। यह क्या खेल हुआ बेटे की जिंदगी से। भाभी जी बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानते और ना ही पढ़ने लिखने का शौक था। 6 महीने तक सुबह से शाम तक मिसेज विलिकन माथा पचासी करती रहती, कोई परिणाम नहीं निकला। भाभी जी का मन ही नहीं लगता था। मिस्टर गुप्ता, सी इज ए रॉन्ग मैच फॉर योर सन, दे आर पोल्स अपार्ट। उतरती हुई पीली शाम नीली समुद्र लहरों के साथ घुलकर हरी होती जा रही है। अभी कुछ ही क्षणों में यह सारा परिदृश्य काला हो जाएगा। दूर पुराने किले के बुर्ज पर नारंगी रोशनी जल उठेगी। पता नहीं इन लोगों ने फोकस लाइट कहाँ पर फिट कर रखी है। यहाँ अपने बरामदे से देखने पर लगता है मानो कोई गुच्छा गुच्छा रोशनी समुद्र की लहरों से निकलकर किले की दीवारों और बुर्ज पर फेंकता जा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे इतनी दूर से रोशनी के इस जादुई माहौल में ड्यूबरबिन की यह काली समुद्र रातें इतनी खूबसूरत लग रही है। सितारे कैसे चटक चटक कर खिलते जा रहे हैं। दूर नारंगी रोशनी में डूबती हुई लहरें, होटल की डेकी से बंधी हुई 5-6 मोटर बोट लहरों की गोद में मचलते हुए मैं फिर आंखों से सारे दृश्य को पीने लगती। यह पीना जरूरी है क्योंकि इसी नशे में मैं अपनी अतीत के छिलके उतार पा रही हूँ। कभी कभी दूर घुमावदार सड़क पर कोई गाड़ी फर्राटे से निकल जाती, लेकिन गजब की शांति है यहाँ। बस छपाक से एक मछली लहरों के ऊपर कूदती हुई कहीं दूर निकल गई। ख्याल को एक झटका लगा। क्या सोच रही है अब तक? मैं सोच रही हूँ, सोचती जा रही हूँ। मेरे चारों ओर रात का कुहासा और घना हो रहा है। यह दर्द, मुझे पता है मेरी हड्डियों के भीतर तक धंसे इस दर्द का, पर इसका कोई इलाज नहीं। मैं याद करने की चेष्टा कर रही हूँ, पर बार बार कोई अदृश्य वहशी पंजा मेरे मुंह को दबोच लेता है। मैं दर्द से बिलबिला उठती हूँ। नहीं, मैं चुप नहीं रहूँगी। मैं कहना चाहती हूँ इससे, उससे, सबसे, इससे, उससे, सबसे। अपनी माँ के लिए दुखी होना, उसकी याद आना, पर इसका अर्थ, यह अर्थ तो नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। उन्होंने कभी मुझे प्यार नहीं किया, कभी गोद में लेकर चूमा नहीं। मैं चुपचाप घंटों उनके कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़ी रहती। शायद अम्मा मुझे भीतर बुला ले, शायद हाँ, शायद अपनी रजाई में सुला ले, मगर नहीं। एक शाश्वती दूरी बनी रही हमेशा हम दोनों के बीच। अम्मा मेरी बातों को समझ नहीं सकती। मेरी स्मृतियों में दाई माँ की ममता भरी हथेलियाँ तैर रही है। पार वाली सफ़ेद साड़ी, ढीले कुर्ते जैसा ब्लाउज, सीधे पल्ले की, गांठ में बंधी हुई खैनी और कभी कभी अधजली बीड़ी के टुकड़े। सुबह दाई माँ के कमरे में आते ही मेरे जिंदगी की शुरुआत हो जाती। उठो, जल्दी करो है मोर बचवा, 7 बज गए, अभी स्कूल का टाइम हो गया। और दाई माँ के हाथ से दूध का गिलास लेकर गट गट पी लेता, फिर दौड़कर भागता। फ्रॉक का बटन खुला और चोटी का फीता नहीं मिल रहा है। मेरी बेल्ट कहाँ है दाई माँ? मेरा मोजा, मेरा नया वाला मोजा कहाँ है दाई माँ? सरोज ने मेरा नया जूता पहन लिया। सरोज, निकाल मेरा नया जूता, मैं पहनूंगी।